नमस्कार दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम एक स्पेशल क्लास आधुनिक भारत के इतिहास की देने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 तक के अधिनियम तक का विश्लेषण करेंगे। इसके दो पार्ट होंगे, जिसमें पहले पार्ट के अंदर हम प्रयास करेंगे कि 1773 से लेकर 1858 तक का जो अधिनियम है, जहां पर 1857 का विद्रोह का अंत हुआ और कंपनी के शासन का अंत हुआ, वहां तक हम इसको करने का प्रयास करेंगे। तो एक एक्ट का एनालिसिस जब होगा तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के जो एक्ट से तुलनात्मक प्रश्न आते हैं वो आपका और बेहतर होगा। इसके माध्यम से आपका एक रिवीजन भी पूरा हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 तक के अधिनियम। अब सबसे पहले जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो स्टार्टिंग करते समय देखना है कि आप सपोज कीजिए ये देश है ब्रिटेन, और ब्रिटेन की राष्ट्राध्यक्ष जो है, राष्ट्राध्यक्ष को कहते हैं हेड ऑफ द नेशन। हेड ऑफ द नेशन, ब्रिटेन की राष्ट्राध्यक्ष हमेशा से और आज भी ब्रिटिश महारानी रही है। ब्रिटेन की राष्ट्राध्यक्ष ब्रिटिश महारानी रही है, और ब्रिटेन की राजधानी लंदन, और लंदन में एक कंपनी थी जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से एक कंपनी थी। इस मर्चेंट एडवेंचर्स ने 1599 में 1599 में एक अनुषंगी कंपनी की स्थापना की। अनुषंगी कहते हैं सब्सिडरी कंपनी को। अनुषंगी कंपनी की स्थापना की। इस अनुषंगी कंपनी को ही इतिहास में कहते हैं हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या जिसका लोकप्रिय नाम जो है वो EIC है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। बेसिकली मर्चेंट एडवेंचर्स नाम की जो कंपनी है वो मदर कंपनी है। मदर कंपनी कहते हैं मातृ कंपनी को। किसकी? EIC की मातृ कंपनी का नाम है। अर्थात मर्चेंट एडवेंचर्स के शेयर होल्डर्स ने मिलकर कुछ और लोगों के साथ एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था EIC। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना क्यों हुई? तो यहां पर ध्यान रखना कि भारत में इससे पहले पुर्तगालियों ने व्यापार करना शुरू कर दिया था, और एस्ट्राडो द इंडिया उनकी कंपनी का नाम था। और जिस प्रकार से पुर्तगाली लगातार 1498 के बाद से लगातार भारत के साथ व्यापार कर रहे थे, इससे यूरोप के अन्य देशों में भी ये बात फैली कि हमें भी व्यापार भारत के साथ या ईस्ट के साथ करना चाहिए। ईस्ट का मतलब होगा पूर्वी गोलार्ध, और पूर्वी गोलार्ध में जैसे भारत, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब के सब पूरब में आते हैं, और ये सब के सब मसालों से संपन्न क्षेत्र हैं। इसलिए यूरोप में मसालों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये कंपनियां शुरुआत में मसालों के लिए भारत में आती हैं। अब जिस मर्चेंट एडवेंचर्स ने EIC की स्थापना की, कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी में 200 शेयर होल्डर्स थे, 200 इसके शेयर धारक थे जिन्होंने मिलकर EIC की स्थापना की। लेकिन इसकी मदर कंपनी का नाम मर्चेंट एडवेंचर्स था। इस EIC को ब्रिटिश महारानी ने एक रॉयल ऑर्डर के द्वारा, ब्रिटिश महारानी ने इसी कंपनी को एक रॉयल ऑर्डर के द्वारा ये अधिकार दिया। रॉयल ऑर्डर के द्वारा अधिकार कब दिया? 31 दिसंबर 1600 को। 31 दिसंबर 1600 को इस कंपनी को रॉयल चार्टर के द्वारा एक अधिकार दिया गया, जिसको हम रॉयल ऑर्डर कहते हैं, 31 दिसंबर 1600 को, कि ये कंपनी जो है ये भारत के साथ व्यापार कर सकती है, और इसका भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार दिया गया। भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार दिया गया, ट्रेड मोनोपोली। यहां पर ट्रेड मोनोपोली का मतलब क्या होगा? यहां पर ट्रेड मोनोपोली का केवल इतना मतलब है कि ब्रिटेन से भारत जाकर व्यापार करने का अधिकार केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में होगा। तो इस प्रकार ये कंपनी भारत में व्यापार करने आएगी, और भारत में इस कंपनी के अलावा ब्रिटेन से किसी और को व्यापार करने का अधिकार नहीं था।
और जैसा कि आप लोग समझ रहे हो, इस कंपनी की स्थापना मर्चेंट एडवेंचर्स नामक एक प्राइवेट कंपनी ने की। तो जाहिर सी बात है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी कैसी कंपनी होगी, एक प्राइवेट कंपनी होगी। और ये प्राइवेट कंपनी जब भारत में व्यापार करने जाएगी और वहां से व्यापार करेगी, तो जाहिर सी बात है उस व्यापार का एक जो लाभांश होगा टैक्स के रूप में, वो ब्रिटिश सरकार को प्राप्त होगा। ब्रिटिश सरकार का आरंभिक ऑब्जेक्ट केवल यहां तक था। कहते हैं कि जिस प्रकार ब्रिटिश महारानी ने इस कंपनी को मोनोपोली का अधिकार दिया, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी के अंदर लाभांश का एक हिस्सा ब्रिटिश महारानी के पास भी जाता था, ये कभी ओपन नहीं हुआ। अब आप लोग ध्यान रखना कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, वो EIC भारत के साथ व्यापार करती रहती है और वो एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है। भारत के साथ उसका व्यापार कब शुरू होता है, तो उत्तर होगा 1600 के अंदर। 1600 के अंदर ये कंपनी भारत के साथ व्यापार शुरू करती है और 1600 से लेके 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ये एक प्योर ट्रेडिंग कंपनी थी। प्योर ट्रेडिंग कंपनी किसे कहते हैं, कि वो कंपनी जो भारत के साथ व्यापार करेगी, और जब व्यापार करेगी तो ब्रिटेन से सोना चांदी इस शक्ल में लेके जाएगी। तो भारतीयों को घर बैठे सोना चांदी मिलेगा, घर बैठे उसकी वस्तुओं खरीदार मिलेगा, और उसकी वस्तुएं, भारत की वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकेगी। तो आरंभ में तमाम शासकों ने इन कंपनियों को भारत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्रदान कर दी। आप देखिए 157 साल तक ये कंपनी एक प्योर ट्रेडिंग कंपनी थी। 157 साल तक ये कंपनी एक प्योर ट्रेडिंग कंपनी, मतलब इसका उद्देश्य भारत के साथ व्यापार करने तक सीमित था। लेकिन जैसे जैसे ये कंपनी आगे बढ़ी, वैसे वैसे इसे भारत का राजनीतिक अनुभव भी हो गया, और भारत जो है मुगलों के पतन के बाद 1707 के बाद अनेक राज्यों में बंट गया था और ये राज्य आपस में लड़ते थे। इसका फायदा कंपनी ने उठाया और कंपनी ने सबसे पहले 1757 के प्लासी के युद्ध से बंगाल पर जीत दर्ज की। देखिए यहाँ पर डेट 1757, यहाँ पर 1757 एक बहुत हिस्टोरिकल डेट ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए है। क्यों? क्योंकि ये वो तिथि है जब 1757 में, जब 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के युद्ध के माध्यम से बंगाल पर जीत दर्ज की। और जैसे कंपनी बंगाल पर जीत दर्ज करती है, इसी के साथ कंपनी का राजनीतिक कैरियर भारत में शुरू हो जाता है। और इस कंपनी की जो पॉलिटिकल स्टार्टिंग हुई है, वो कहां से हुई, बंगाल से हुई। फिर 1764 का बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर के युद्ध में कंपनी की निर्णायक जीत होती है, जिसके कारण 1765 की इलाहाबाद की संधि से इस कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाता है। मतलब कंपनी को लीगल राइट, भारत बंगाल का रेवेन्यू वसूलने का जो अधिकार उसको मिलता है, वो कब से मिलता है, वो मिलता है 1765 की इलाहाबाद की संधि से। और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से बंगाल को अपने हाथ में लेती है 1772 से। तो ये चीजें आप स्पेशली ध्यान रखना। अब क्या होगा कि ये कंपनी अनुमति लेकर आई थी ब्रिटेन से, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लेकर ये व्यापार करने के लिए आई। तो आई परमिशन किस लिए, व्यापार करने को लेकर। लेकिन ये कंपनी 1757 के बाद जब एक पॉलिटिकल पावर भी ट्रेडिंग कंपनी के साथ बन जाती है, तो ब्रिटिश सरकार लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट लगातार नजर रखे हुए हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहेगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पॉलिटिकल एक्सटेंशन हो रहा है, उसके लाभ का एक हिस्सा उसको भी मिले। इस प्रकार मैं कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ता जाएगा। इस क्रम में पहला क्वेश्चन जो आपका एक्ट से बनेगा, वो पहला क्वेश्चन बनेगा पहला क्वेश्चन होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो जैसा कि आप लोग समझ रहे हो, यहां पे शब्द लिखा हुआ रेगुलेट, और ये घटना कब होगी, 1757 का प्लासी का युद्ध
1764 का बक्सर का युद्ध और 1765 की इलाहाबाद की संधि के बाद की बातें हैं, जब कंपनी का भारत में पॉलिटिकल एक्सटेंशन हो रहा है, तब उसके साथ साथ अब ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने का प्रयास करेगी। तो आपसे पूछे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, तो इसका पहला उत्तर होगा, पहला बिंदु होगा नंबर 1, ये पहला एक्ट था जो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया और भारत से संबंधित था। मतलब कुल मिला के मैं इसको यह भी कह सकता हूं कि भारत से संबंधित पहला एक्ट जो ब्रिटिश संसद ने पास किया वो कौन सा होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पहला पॉइंट। दूसरा आप लोग ध्यान रखना, इस एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश संसद ने EIC को भारत में नियमित और नियंत्रित करने का प्रयास किया। यह क्वेश्चन बहुत बार यूपीएससी में पूछा गया है कि वो कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा पहली बार ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित किया, नियमित, रेगुलेट और नियंत्रित, कंट्रोल करना। तो यहां पर पहला एक्ट जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने EIC को नियमित और नियंत्रित किया गया, तो वो एक्ट जो था वो एक्ट कौन सा होगा आपका, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद इस एक्ट के द्वारा तीसरा पॉइंट होगा, इस एक्ट के द्वारा अभी तक नाम चल रहा था बंगाल का गवर्नर, लेकिन उस समय मद्रास का गवर्नर भी था और बॉम्बे का गवर्नर भी था। इसलिए उन दोनों से अलग करने के लिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल की गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स। और आपसे पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल उत्तर होगा आपका वारेन हेस्टिंग्स। मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल, और इस रूप में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। फिर उसके बाद देखिए कि इसी एक्ट के द्वारा बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और इस सुप्रीम कोर्ट का जो पहला अध्यक्ष था वो था एलिजा इम्पे। कौन था, एलिजा इम्पे, जिसका हमने डिस्कस कर दिया है। एक और ध्यान रखना, अभी तक बंगाल का गवर्नर ही संभालता था, लेकिन इससे तानाशाही प्रवृत्ति झलकती थी। इसलिए पहली बार क्या हुआ कि यहां पर बंगाल के गवर्नर की सहायता करने के लिए एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। कार्यकारी परिषद का मतलब क्या होगा, वर्किंग काउंसिल की स्थापना की गई, और इस प्रकार की पहली वर्किंग जो काउंसिल बनी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, इसी का आगे नाम पड़ जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल। ध्यान रखना, इस काउंसिल की स्थापना पहली बार किस एक्ट द्वारा की गई, तो उत्तर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसमें कितने मेंबर थे टोटल, तो टोटल थे इसमें 1 + 4। यहां 4 का मतलब क्या होगा, 1 का मतलब होगा गवर्नर जनरल और 4 का मतलब अदर मेंबर, और जो भी डिसीजन होगा वो बेसिकली कैसे ले जाएगा, 5/3/5। जिस साइड में 3 होंगे
उसी आधार पर डिसीजन लिया जाएगा। तो देखिए आप, भारत में कंपनी को आए हुए लगभग 173 साल हो चुके हैं, क्योंकि 1600 में आई और पहली बार उसको 1773 में रेगुलेट किया जा रहा है। तो इसका मतलब होगा पहली बार किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईआईसी को नियमित और नियंत्रित किया? तो उत्तर होगा आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और फिर यहां पर एक बिंदु जो आपको सब में याद रखना है कि इसी एक्ट के द्वारा कंपनी को भारत में व्यापार करने और शासन करने की अवधि को 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। इसका मतलब इसके आगे वाला जो एक्ट आएगा, जो रूटीन में आता है, वो आएगा 1793 के अंदर, 1793 के अंदर, क्योंकि इसके द्वारा 20 वर्ष अवधि और बढ़ा दी गई है। तो ये बिंदु आपको किसमें ध्यान रखना है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर मैं इसको वापस इसके आगे चलता हूं। तो ये आपने देखा कि ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसको आपको बताने का प्रयास मैंने किया। इसके बाद जो है 1773 की रेगुलेटिंग के बाद जो बड़ा एक्ट आता है, वो आता है बेसिकली 1793 में। लेकिन उससे पहले कुछ छोटे एक्ट और आते हैं जिसका हमारे को पढ़ना जरूरी है। तो वो कौन से एक्ट है उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, इसी बीच में एक एक्ट है 1781 का संशोधन अधिनियम। 1773 का संशोधन अधिनियम जो है, इसको भी आप याद रखना है। इसको हम कहते हैं 1781 अमेंडमेंट एक्ट। ये बेसिकली अमेंडमेंट इसलिए लिखा गया है कि 1781 का जो संशोधन अधिनियम है, इस अधिनियम के द्वारा जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, मतलब ये जो 1781 का अधिनियम है, इस अधिनियम का मेन ऑब्जेक्ट जो है वो है 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करना। इसका मेन ऑब्जेक्ट जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करना। ये इसका मेन ऑब्जेक्ट था कि किस प्रकार से कुछ जो कमियां रह गई हैं, और ध्यान रखना कमियां 100% रहेगी, क्योंकि हर एक्ट जो आगे आने वाला है वो पीछे वाले एक्ट की कमी को सुधारेगा। यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी है। तो इसके आगे हम बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा आपका, वो आएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1781 के बाद में जो एक्ट आएगा वो एक्ट होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ध्यान रखना, पिट्स जो है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनता है। पिट्स जो है वो ब्रिटिश पीएम में बनता है। उस पिट्स के द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया था, इसलिए हो गया इसका नाम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। सबसे पहले ये एक्ट किसने पास किया है? सबसे पहला क्वेश्चन, ये किसने पास किया है? तो उत्तर होगा ये एक्ट भी ब्रिटिश संसद के द्वारा पास किया गया था। ये एक्ट भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था, पहला बिंदु। दूसरा आपसे पूछे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? तो जैसा कि आप लोग जानते हो, इसका ऑब्जेक्ट जो है, सबसे मेन एक्ट कौन सा है? सबसे पहले तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले आया है। तो यहां पर इसका उद्देश्य होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करना, टू रिमूव द ड्रॉबैक्स ऑफ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। मतलब इसके द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने का प्रयास किया गया। अब सबसे पहले मैं दोष में बताता हूं आपको कि दोष क्या है। आप यहां पर ये देखिए कि ये मान लीजिए ब्रिटेन है, और ब्रिटेन के अंदर ब्रिटिश संसद है, और इस ब्रिटिश संसद ने सबसे पहली बार 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, और इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट था कि भारत में जो कंपनी व्यापार करने के लिए गई है और जिसने अपना राजनीतिक कैरियर भी शुरू कर दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने का उद्देश्य जो है वो इस एक्ट था। तो मतलब यहां पर इसका मेन ऑब्जेक्ट जो है
किसका? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट है ईआईसी को नियंत्रित करना। देखो हम कंपैरेटिव करके ही पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करना चाहती थी। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जैसे एक क्लास में 200 लोग बैठे हुए हैं और ये कहा जाए कि जाओ पानी लेके आओ, तो 200 में से कोई नहीं उठेगा क्योंकि किसी का नाम ही नहीं लिया गया। मतलब काम का तो कह दिया लेकिन काम होगा नहीं। ऐसे ही जैसे मैं कह दूं कि भारतीय संसद जो है भारत में जितने भी ऑनलाइन कोचिंग्स है उसको कंट्रोल करेगी, या भारतीय संसद ने भारत में चलने वाली तमाम ऑनलाइन कोचिंग्स को कंट्रोल करने के लिए ऑनलाइन कोचिंग एक्ट 2020 पास कर दिया। तो क्या अधिनियम पास करने से ही काम हो जाएगा, या उसके लिए संसद द्वारा कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी बनानी पड़ेगी जो उसको कंट्रोल करेगी? तो मैं कहना चाह रहा हूं कि 1773 में यह तो कह दिया गया कि ब्रिटिश संसद ईआईसी को नियंत्रित करेगी, परंतु ब्रिटिश संसद का अगर केवल एक काम ईआईसी को कंट्रोल करने का होता तो कंट्रोल कर लेती, लेकिन उसके तो हजारों काम थे। इसलिए हकीकत में ब्रिटिश संसद ईआईसी को कंट्रोल नहीं कर पाई। जब नहीं कर पाई तो इस दोष को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पास किया। और इस पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि ईआईसी को देखते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ईआईसी को कौन देखते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखते थे। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा एक ब्रिटिश संसद ने एक निकाय बना दिया जिसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कुल मिलाकर मैं एक लफ्ज में कहूं तो यह भी कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि ब्रिटिश संसद ने ईआईसी को नियंत्रित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, लेकिन हकीकत में उसको रेगुलेट करने वाला कोई निकाय नहीं था। इस कमी को दूर करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पास किया गया और पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको कंट्रोल करता था? तो उत्तर होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। किसको करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसको फिर कंट्रोल करता था? कोर्ट ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भारत में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको कंट्रोल करता था। कहने का मतलब ये इसको और ये इसको। तो कैसा शासन हुआ? तो हम ये कह सकते हैं कि इसके द्वारा एक नए प्रकार के द्वैत शासन की शुरुआत हुई। ड्यूअल रूल। द्वैत शासन कैसे? कि ब्रिटिश संसद ने एक निकाय बना दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंट्रोल करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रित करेगी भारत को। और एक वक्त ऐसा आएगा 1857 के विद्रोह के बाद कि सीधा ब्रिटिश सरकार भारत को कंट्रोल करेगी। तब हम कहेंगे कि किसका अंत हो गया? द्वैत शासन का। तो ध्यान रखना, यह द्वैत शासन अलग है, बंगाल का द्वैत शासन अलग है, 1919 के अधिनियम का द्वैत शासन अलग है। यहां पर द्वैत का मतलब दो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसका मतलब यहां पर है। और जो बिंदु आपको ध्यान रखने हैं, पहला उद्देश्य क्या होगा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। इस पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में टोटल 6 मेंबर होते थे और इन 6 मेंबर्स को किस नाम से बुलाया जाता था? तो इन 6 मेंबर को 6 कमिश्नर कहा जाता था। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है बेसिकली ब्रिटिश संसद के प्रति रेस्पॉन्सिबल होता था। तो ये बिंदु भी आपको ध्यान रखने हैं। और एक बिंदु क्या कि मैंने कहा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके द्वारा एक काउंसिल की स्थापना की गई। उस काउंसिल में गवर्नर जनरल से टोटल 5 मेंबर थे, 1 + 4 था, मतलब 5 हुए। इस 5 में 3 से 3 डिसाइड होंगे, वही डिसीजन ले लिया जाएगा, 5 में से 3। तो हुआ ये कि अगर गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के मेंबर्स के साथ झगड़े होने लगे, और झगड़े क्यों होने लगे?
कि मान लीजिए एक तो गवर्नर जनरल और एक उसकी काउंसिल का मेंबर, ये दो तो एक साइड हो गए, तीन मेंबर एक साइड हो गए, तो डिसीजन उन तीन मेंबर्स के साथ चली जाएगा क्योंकि यहां पर ये बहुमत आ गया। इस लड़ाई को खत्म करने के लिए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्यों की संख्या को कम करके 4 से 3 कर दिया गया। मतलब टोटल मेंबर कितने हो गए? 1 + 3 मतलब 4। पहले कितना था? 1 + 4 मतलब 5। और जब 4 हो गए तो इस स्थिति में उनके बीच में जो द्वंद्व था वो एक तरीके से खत्म हो गया। तो यहां पर यह भी ध्यान रखें कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या में सदस्यों की संख्या को 4 से कम करके 3 कर दिया गया। और एक आपसे पूछे कि किस एक्ट के द्वारा दोहरी प्रणाली की शुरुआत की गई, द्वैध शासन की शुरुआत की गई, तो उत्तर होगा आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट होगा। अब उसके आगे हम बढ़े तो नेक्स्ट जो आएगा वो आपका था 1786 का अधिनियम, द एक्ट ऑफ 1786। नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो आपका होगा 1786 का अधिनियम, द एक्ट ऑफ 1786। 1786 का जो अधिनियम है ये भी ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया है। मतलब ध्यान रखना, जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ब्रिटिश संसद अब ईस्ट इंडिया कंपनी के छोटे से छोटे मामले में हस्तक्षेप करने लगी। और जैसे जैसे ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करेगी उसी अनुपात में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र बढ़ता जाएगा। जब क्षेत्र बढ़ता जाएगा तो ब्रिटिश संसद के लालच बढ़ता जाएगा कि काश जो क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में है वो डायरेक्ट हमारे पास में हो जाए। इस अवसर की तलाश में रहेगी लास्ट तक ब्रिटिश संसद। और ध्यान रखना, जैसे ही 1857 का विद्रोह होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारत के अंदर, वैसे ही ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश मेंबर उछलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मौका मिल गया कि अब भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को छीनिए और सीधा ब्रिटिश राज स्टैब्लिश कीजिए। तो यहां पर एक ध्यान रखना, 1786 का अधिनियम क्या था? ब्रिटिश संसद चाहती थी कि भारत में कोई ऐसा व्यक्ति जाए जो बहुत तेज तर्रार हो और जो भारत के शासन को वहां पर संभाल सके, क्योंकि भारत उनके लिए बहुत लाभदायक था। ये कौन मानती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ ब्रिटिश संसद भी चाहती थी। और मैंने जैसा कि कहा कि ब्रिटिश संसद बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से छोटे से छोटे मामले पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने लगी। यहां तक कि कौन आईएएस जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन गवर्नर जाएगा, कौन गवर्नर जनरल जाएगा। तो गवर्नर जनरल तो बहुत बड़ी पोस्ट है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी अब जब भी किसी व्यक्ति को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजती थी तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सहमति जरूरी थी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को उन्होंने कहा कि आप तेज तर्रार व्यक्ति को भेजिए। और ब्रिटिश संसद ने इसके लिए इशारा किया लॉर्ड कॉर्नवालिस पर, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर जाए। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस हकीकत में बहुत तेज तर्रार व्यक्ति था और 36-37 साल की एज में वो इंडिया में आता है। लेकिन देखो, उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड करने वाली कंपनी थी। मतलब प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी तनख्वाह जो अपने कर्मचारियों को देती थी वो दुनिया में सबसे ज्यादा थी। इसलिए लोग कंपनी का कर्मचारी बनने के लिए भारत में मरते थे। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस से जब ये कहा गया कि आप भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर जाइए, तो आपको से जानकर ये हैरानी हो कि उसने मना कर दिया। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, कि सॉरी मैं नहीं जाऊंगा। और जबकि मैं कह रहा हूं कि लोग वहां पर क्लर्क बनकर जाने के लिए मरते थे। तो ऐसा क्यों? तो ध्यान रखना, ही वॉज रियली रॉयल पर्सन, बहुत रॉयल आदमी था ये। और भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस का बहुत बड़ा योगदान है। किस रूप में? स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट का जनक, भारत में सिविल सेवा का जनक, भारत में पुलिस सेवा का जनक, भारत में न्यायिक व्यवस्था का जनक। मतलब भारत में जितनी भी नई चीजें शुरुआत की गई है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की। तो यहां पर 1786 का अधिनियम क्यों लाया गया था? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल
गवर्नर जनरल के पद के लिए, गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना। जो मेन ऑब्जेक्ट था वो क्या था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना। ये इसका मेन ऑब्जेक्ट था लॉर्ड कॉर्नवालिस का, सॉरी ब्रिटिश संसद का। आपसे पूछे कि ब्रिटिश संसद ने 1786 का अधिनियम क्यों पास किया, तो 1786 का अधिनियम इसलिए पास किया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल का गवर्नर जनरल बनने से मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, सॉरी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पूछा कि आप क्यों नहीं जाओगे, तो इसने कहा कि मैं केवल एक शर्त पे जाऊंगा, यदि मुझे गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत में जो ब्रिटिश सेना है उसमें सेनापति की समस्त शक्तियां भी, मतलब हम कहेंगे इसको कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ की शक्तियां भी किसमें निहित कर दी जाए, तो उत्तर होगा गवर्नर जनरल में, तभी मैं जाऊंगा। तो इस एक्ट के द्वारा, 1786 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल में ही सेनापति की शक्तियां निहित कर दी गई ताकि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत भेजा जा सके, क्योंकि उसने शर्त रखी कि मैं भारत तभी जाऊंगा जब मुझे ये शक्तियां दी जाए। इसको मानते हुए ये क्या गया, तो आपसे जस्ट एक हल्का सा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, वो क्या हो सकता है कि वो कौन सा एक्ट था जो विशेष रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में गवर्नर जनरल बनाकर भेजने के लिए, उसे राजी करने के लिए लाया गया था, तो उत्तर होगा 1786 का अधिनियम। और एक आपसे पूछे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इससे पहले वाले एक्ट से संबंधित है, वह कौन सा एक्ट था जिसको लेकर ब्रिटिश संसद में मत विभाजन में वोटिंग के दौरान इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि वहां सरकार गिर गई। मतलब मुद्दा भारत से संबंधित था, ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड था, और उस पर इतनी बहस हुई कि उसमें कि वहां पर जो ब्रिटेन की गठबंधन की सरकार थी वो सरकार ही गिर गई। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखकर बताएं कौन सी थी। आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद में 1786 के अधिनियम के बाद में आपको पता है हर 20 साल बाद में एक एक्ट आना लाजमी था। तो सबसे पहले आया 1773। अब 1773 के 20 वर्ष बाद जो नया एक्ट आएगा वो आएगा 1793 का एक्ट। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि 1793 का जो एक्ट है वो किसने पास किया है, जाहिर सी बात है ब्रिटिश संसद ने पास किया है, ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया। अब जब ब्रिटिश संसद द्वारा पास कर दिया गया है तो इस एक्ट का पहला पॉइंट क्या होगा, तो इस एक्ट का पहला पॉइंट होगा कि ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन की अवधि को 20 वर्ष और बढ़ा दिया। मैंने पूरा लिखा नहीं है लेकिन पूरा बोल दिया है, कंपनी की भारत में शासन की अवधि को 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। मतलब अब इसके बाद जो एक्ट आएगा वो कब आएगा, 1813 में, 1813 के दिन। और एक चीज का और ध्यान रखें, क्या कि जैसे जैसे एक्ट आते जाएंगे वैसे वैसे ब्रिटिश संसद का ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण बढ़ता जाएगा, और उसी के साथ उसी समय के अनुरूप जैसे 1773, 1793, 1813 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक विस्तार भी उसी के अनुरूप बढ़ता जाएगा। जैसे 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है तब कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक सीमित है, लेकिन 1793 तक उसका क्षेत्र और अधिक बढ़ जाएगा। 1813 तक आते हैं तो उसका और बढ़ जाएगा, और 1833 तक वो लगभग सिंध और पंजाब को छोड़कर पूरे भारत पर नियंत्रण कर लेगी। तो यहां पर 1793 का जो एक्ट है उसके द्वारा कंपनी का भारत में शासन का जो शासन की अवधि और भारत में जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। पहला एक। नंबर 2, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र बॉम्बे और मद्रास तक पूरी तरह से बढ़ा दिए गए। मतलब इस एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, क्योंकि अंग्रेजों के पास में उस समय 3 मुख्य एरिया थे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो बंगाल का गवर्नर जनरल किस पर और अधिक नियंत्रण कर लेगा, तो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स पर। और तीसरा,
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जिस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी उसका आरंभिक क्षेत्र केवल बंगाल तक सीमित था और बंगाल में कलकत्ता तक था। लेकिन समय के साथ बढ़ाकर कर दिया गया कि अब सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को खुले सागर तक बढ़ा दिया गया। मतलब जहां जहां तक सागर दिखाई देता है वहां तक उसका भारत की सीमा के आसपास उसका अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया, खुले सागर तक इसका अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया था। तो ये पॉइंट होगा आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 का एक्ट। अब हम उसके बाद भी पढ़ें तो नेक्स्ट बिंदु जो आपका आएगा वो नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा यहां पे 1813 का चार्टर एक्ट, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। और ध्यान रखना जितने एक्ट हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक्ट में इसकी गिनती होती है। अब हम सबसे पहले पढ़ें कि भारत से ब्रिटेन से एक कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए गई है, उस कंपनी का भारत के व्यापार पर व्यापारिक एकाधिकार है। ट्रेड मोनोपोली मतलब कि ब्रिटेन से भारत जाकर व्यापार करने का अधिकार केवल और केवल EIC तक होगा। ये पहले से है। अब 1813 का जो चार्टर एक्ट आ रहा है उस एक्ट का पहला बिंदु क्या होगा, कंपनी की भारत में शासन की अवधि को 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। कंपनी की भारत में शासन की अवधि को 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। पहला पॉइंट तो आप हर 20 साल बाद में जो एक्ट आ रहा है उसमें एक बिंदु ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो दूसरा बिंदु जो होगा यहां पर वो यहां पर दिखाई दे रहा है, इसको आप याद रखना। और क्या कि इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एंडेड। मुझे लगता कि इससे बेहतर पॉइंट अब तक आपको मिला होगा कि जब कंपनी भारत में आई तब कंपनी का भारत के व्यापार पर एकाधिकार था। मतलब केवल ब्रिटेन से भारत आकर व्यापार करने का, केवल ब्रिटेन से, पुर्तगाल से नहीं। पुर्तगाल से कोई कंपनी भारत में आ सकती है, लेकिन ब्रिटेन से भारत जाकर व्यापार करने का अधिकार ब्रिटेन से केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को था। और ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। और 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब समाप्त कर दिया गया इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि अब कोई भी ब्रिटिश व्यापारी या ब्रिटिश कंपनी भारत में व्यापार के लिए जा सकती है। मतलब सभी के रास्ते खोल दिए गए, व्यापारिक के लिए जा सकती है। क्या बिंदु आया, सबसे पहला इस एक्ट द्वारा कंपनी की भारत में शासन की अवधि को 20 साल बढ़ा दिया गया, लेकिन कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। इसका अर्थ होगा कि अब कोई भी ब्रिटिश व्यापारी या ब्रिटिश कंपनी भारत में व्यापार के लिए जा सकती है। अभी तक ये अधिकार नहीं था। एक बिंदु आपको और ध्यान में रखना होगा, शायद आप भूल जाओ, क्या कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जब कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया तो कौन सा दो एकाधिकार कंपनी का अब भी बना रहा। तो यहां पर ये जो बिंदु है उसमें आप नोट करके ये लिख सकते हो कि दो क्षेत्र कौन से थे जिस पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। तो एक तो चाय का व्यापार, मतलब चाय का व्यापार करने का एकाधिकार अब भी EIC के पास में था। और दूसरा चीन के साथ व्यापार, दूसरा था चीन के साथ व्यापार। ये दो अधिकार
ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अब भी बने रहे। कौन सा? चाय का व्यापार, ट्रेड ऑफ टी और ट्रेड विथ चाइना। यहां ध्यान रखना, चाय चीनी मत कर देना, चाय और चीनी का व्यापार नहीं, चाय का व्यापार और चीन के साथ, चाइना के साथ व्यापार, ये दो अधिकार उसके पास बने रहे। बाकी तमाम व्यापारिक एकाधिकार कंपनी के समाप्त कर दिए गए। ये बिंदु भी आप यहां पर स्पेशली ध्यान रखोगे। और चौथा पॉइंट जो होगा, 1, 2 और 3, और चौथा बिंदु ध्यान रखना है कि इसी अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के लिए पहली बार बहुत बड़ा फंड आवंटित किया गया, और ये होगा शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का फंड रखा गया। 1 लाख रुपए का फंड आवंटित किया गया। शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए का फंड आवंटित किया गया। ये बिंदु भी आप यहां पर स्पेशली ध्यान में रखोगे। अब हम आगे बढ़े, और एक ध्यान रखना, इसी एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को यह वैधानिक अधिकार दे दिया गया कि वो भारत में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार कर सकती है। ईसाई मिशनरियों को अधिकार, तो ये बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। और 1813 का चार्टर एक्ट जो है आपके यूपीएससी प्री के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं? ये 5 बिंदु। कंपनी के शासन की अवधि को 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। केवल चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। अब कोई भी ब्रिटिश व्यापारी या ब्रिटिश कंपनी भारत में व्यापार के लिए आ सकती थी। शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए का फंड जारी रखा गया, और ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने का वैधानिक अधिकार दे दिया गया। अब एक चीज आपके दिमाग में आएगी 100% कि सर, कंपनी पर ब्रिटिश संसद ने उसका व्यापारिक एकाधिकार क्यों समाप्त कर दिया? तो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त इसलिए किया गया, इसमें आप 3 बिंदु ध्यान रखोगे। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त क्यों किया गया? तो पहला बिंदु होगा, ब्रिटिश संसद 1773 से लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। मतलब लगातार वो प्रयास करते करते एक दूसरा गला पकड़ लेगी। वो कब आएगा? 1858 का अधिनियम, जब कंपनी का गला घोट दिया जाएगा, और जो शासन क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तैयार किया वहां पर ब्रिटेन का अधिकार हो जाएगा। तो पहला बिंदु, तो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त क्यों किया गया? तो नंबर 1, कंपनी को नियंत्रित करने की दिशा में उठाए गए कदमों की श्रृंखला में ये कदम है, पहला पॉइंट। दूसरा बिंदु क्या था कि ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति के कारण तैयार माल खचाखच भरा हुआ था, इसलिए ब्रिटेन के अन्य उद्योगपतियों का और अन्य कंपनियों के दबाव था कि आप हमें व्यापार करने की छूट प्रदान कीजिए ताकि हम भारत जैसे बाजार में पहुंच सकें। क्योंकि अभी तक केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही अधिकार था कि वो ब्रिटेन से जाकर भारत में व्यापार कर सकती थी। इसलिए उस समय के जो ब्रिटिश उद्योगपति अन्य थे कंपनी के अलावा, उनका जबरदस्त प्रेशर था। तीसरा पॉइंट, साथ ही साथ कंपनी ये भी समझती थी और ब्रिटिश संसद जानती थी कि हम इनको लगातार कंट्रोल कर रहे हैं, तो अब चूंकि कंपनी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर बन गई है, तो अब पॉलिटिकल पावर और ट्रेडिंग दोनों साथ करना संभव नहीं है। और ये भी जग जाहिर था, ये जनता में बात फैली हुई थी कि जिस देश का राजा व्यापारी होता है उस देश की प्रजा फकीर होती है। इसलिए कहीं ना कहीं ये डर था कि यार कंपनी का प्रशासनिक कार्य और कंपनी का व्यापारिक कार्य को या तो अलग किया जाए या उसका व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त किया जाए। ये बिंदु। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि उस समय फ्रांस का शासक था नेपोलियन, और नेपोलियन ने एक व्यवस्था की जिसको कहते हैं महाद्वीपीय व्यवस्था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम उसने अडॉप्ट किया था। किसने? नेपोलियन ने। उसमें क्या किया नेपोलियन ने कि नेपोलियन ने ब्रिटिश औद्योगिक बाजार की वस्तुओं को रोकने के लिए आर्थिक नाकेबंदी कर दी। पूरे यूरोपियन महाद्वीप में उसने आर्थिक नाकेबंदी की, जिसके कारण ब्रिटिश व्यापारियों का माल यूरोप में बेचना बहुत मुश्किल हो रहा था।
जब बहुत मुश्किल हो रहा था तो उनको एक नए बाजार की तलाश थी, और उनको वो नए बाजार भारत जैसे बाजार में तभी पहुंच सकते थे जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाए। इसलिए इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए उनके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था। तो ये बिंदु आपको यहाँ पर इसमें ध्यान रखना है। फिर आपके दिमाग में आएगा सर फिर शिक्षा के लिए व्यवस्था क्यों की गई, ऐसी क्या आवश्यकता हुई कि ब्रिटिश संसद ने 1 लाख का फंड भारत में एजुकेशन पर खर्च करने का निर्णय लिया। तो उसका उत्तर होगा क्या कि अंग्रेज भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति में ढालना चाहते थे ताकि भारतीय जनता उनकी बेहतर उपभोक्ता बनकर, कंज्यूमर बनके उनकी वस्तुओं की अच्छी खरीदार बन सके। इसलिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक आवंटन किया। ये बिंदु आपको यहां पर ध्यान रखना। तो ये आपका था 1813 का चार्टर एक्ट। अब उससे आगे बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास में आएगा वो आएगा 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट क्या था, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। 1833 चार्टर एक्ट। सबसे पहले तो पहला बिंदु, ये चार्टर एक्ट किसने पास किया, तो ब्रिटिश संसद ने पास किया। और पास क्यों किया, क्योंकि ब्रिटिश संसद ने इस एक्ट के द्वारा कंपनी की भारत में शासन की अवधि को 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। 20 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, उसको 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। तो एक बिंदु तो आपका यहां पर ये वाला आएगा। फिर सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, दूसरा बिंदु। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट आपको बताया कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, कंपनी का व्यापार। लेकिन वहां पर 2 अधिकार अब भी रहे थे। कौन से, तो यहां पर कहूंगा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब पूरी तरह से समाप्त करने का यहां मतलब क्या होगा, पूरी तरह से समाप्त करने क्या मतलब होगा, मतलब यह होगा कि 2 चीजों पर अभी एकाधिकार था, चाय और चीन के साथ व्यापार। मतलब यहां पर चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। 1813 के दौरान तो क्या किया था, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, परंतु चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। लेकिन 1833 में चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो यह बिंदु भी आपको यहां पर समझना है। अब तीसरा, जब कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, तो अब तीसरा बिंदु होगा कंपनी पूरी तरह से एक व्यापारिक निकाय बन गई। कंपनी पूरी तरह से एक व्यापारिक निकाय बन गई। तो ये बिंदु जो है ये आपका यहां पर आएगा, कंपनी पूरी तरह से एक व्यापारिक निकाय बन गई। नेक्स्ट, उसके बाद हम आगे बढ़े, व्यापारिक निकाय बन गए। उसके बाद आपका होगा, ये क्वेश्चन ऐसे भी कह सकते हैं, कंपनी पूरी तरह से एक व्यापारिक निकाय की जगह पर, कंपनी पूरी तरह से एक व्यापारिक निकाय की जगह पूरी तरह से एक प्रशासनिक निकाय बन गई। मैंने बोल दिया था व्यापारिक निकाय बन गई, आपको क्या करना है, कंपनी पूरी तरह से एक व्यापारिक निकाय की जगह पर पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी मतलब प्रशासनिक निकाय बन गई। ये बिंदु आपको ध्यान रखना है। उसके बाद का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि 1833 की चार्टर एक्ट के द्वारा अभी तक शब्द आता था बंगाल का गवर्नर जनरल,
उस बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, उसका नाम भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल उसके माध्यम से कर दिया गया। तो ये बिंदु भी आप यहां पर ध्यान में रखोगे। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भी उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। मतलब जो यहां अंतिम होगा वो यहां पर पहला होगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो बेसिकली भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है 1833 से 1835 के मध्य। और ध्यान रखना, जब वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया तो विधायिका संबंधी पूरे भारत की जो लेजिस्लेटिव पावर्स है वो भारत के गवर्नर जनरल को दे दी गई। इसका मतलब होगा क्या कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर से विधायिका संबंधी शक्तियों को छीन लिया गया। विधायिका संबंधी शक्तियों को छीन लिया गया और उसे भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। इस प्रकार भारत का गवर्नर जनरल विधायिका संबंधी शक्तियों के पॉइंट से सबसे ताकतवर हो गया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब किसी एक व्यक्ति के पास पूरी कानून बनाने की शक्ति जाती है तो हम कहेंगे विकेंद्रीकरण की जगह पर फिर एक बार 1833 के चार्टर एक्ट ने भारत में केंद्रीकृत व्यवस्था की ओर इशारा कर दिया। मतलब 1833 का चार्टर एक्ट जो है तत्कालीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को विकेंद्रीकरण की बजाय कैसा बनाता है? केंद्रीकृत व्यवस्था की स्थापना करता है। तो ये बिंदु भी आप ध्यान रखना। और 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक आइलैंड था सेंट हेलेना। उस सेंट हेलेना द्वीप पर ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो गया सीधा, इसलिए इसे सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। तो ये बिंदु आपको ध्यान रखते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब हम उसके आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट होगा 1853 का चार्टर एक्ट, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। 1853 का चार्टर एक्ट क्या था? तो ध्यान रखना, अभी तक जैसे हर एक्ट में ये कहा गया कि कंपनी के शासन की अवधि को 20 वर्ष बढ़ाया जाता है, यहां पर क्या लिखा गया? अब भारत में EIC तब तक शासन कर सकती है जब तक ब्रिटिश संसद चाहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है कि अभी तक हर बार 20 साल बढ़ा रहे थे। जैसे मान लीजिए आपको किसी नौकर को निकालना है, आपको किसी फैकल्टीज को निकालना है, या आपको अपने किसी कर्मचारी को निकालना है, तो आपने उसको पहले कहा आपको 5 दिन की शासन की अवधि और दी जाती है, आपको 5 दिन काम करने का अवसर और दिया जाता है, फिर 5 दिन खत्म हो गए, फिर आपने कहा आपको 5 दिन और दिए जाते हैं, फिर कहा 5 दिन और दिए जाते हैं, और एक दिन आपने कहा कि अब आपको कभी भी निकाला जा सकता है। अब जैसे वो ट्रे में पानी लेके आया, पानी बाहर गिरा, आपने कहा यस चाहिए, तो क्या पानी गिलास से बाहर आया इसलिए निकाल दिया गया, या उसे निकालने की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो गई थी? तो उत्तर होगा उसे निकालने की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। कैसे? कि हर बार 20 साल बढ़ाया गया। जब पूरे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो गया तो ब्रिटिश संसद अब किसी ऐसे इवेंट की तलाश में थी कि वो घटना EIC खिलाफ हो और ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता छीनने का मौका मिल जाए। अब आप देखिए, एक संयोग देखिए, 1853 का चार्टर एक्ट जब आया
उस चार्टर एक्ट में लिखा गया था कि अब भारत में EIC तब तक शासन कर सकती है जब तक ब्रिटिश संसद चाहे, जब तक ब्रिटिश संसद चाहे। और इस एक्ट के 4 साल बाद ही 1857 का विद्रोह हो गया। और यह विद्रोह हकीकत में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था। और जैसे विद्रोह हुआ तो ब्रिटिश संसद में बेंजामिन डिज़रेली, जो उस समय विपक्ष का नेता था, उसने कहा ओहो ये तो राष्ट्रीय विद्रोह है, नेशनल रिवोल्ट है। वो ऐसी बातें क्यों कह रहा है? ताकि इतना बड़ा एलिगेशन लगा करके और ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता छीन ले। तो देखिए यहां पर कह गया अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी तब तक शासन कर सकती है जब तक ब्रिटिश संसद चाहे। चाहे मतलब अब कोई भी घटना अगर गलत हुई भारत के अंदर तो ईस्ट इंडिया कंपनी जिम्मेदार होगी और ब्रिटिश संसद सत्ता को छीन सकती है। और ब्रिटिश संसद को सब कुछ बना बनाया मिल गया। जैसे ही भारत में कंपनी के खिलाफ रिवोल्ट हुआ, विद्रोह हुआ, इस विद्रोह की क्योंकि कंपनी ब्रिटेन की थी तो उनको दुख होना चाहिए था कि अरे यार क्या हो गया, लेकिन उनको खुशी हुई किस बात की कि अब इस बहाने ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता छीन सकेगी। तो ये बिंदु भी आपको ध्यान में रखना है। और एक ध्यान रखना 1853 का जो चार्टर एक्ट था, इसी चार्टर एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, भारत के गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, उस काउंसिल के प्रशासनिक कार्यों को और विधायी कार्यों को अलग अलग किया गया, या मैं कह सकता हूं कार्यपालिक शक्तियों और विधायी शक्तियों को अलग अलग किया गया था। किसके माध्यम से? तो उत्तर होगा आपका 1853 का चार्टर एक्ट के द्वारा। ये बिंदु भी आप यहां पर ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा आपका, इसके बाद का जो बिंदु है वो आपका पॉइंट होगा। अब इसके बाद जो एक्ट आता है उस एक्ट को भारत के इतिहास में कहते हैं 1858 का अधिनियम। या सबसे पहले मैं कहूं कि जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ उस समय की थोड़ी सी हम परिस्थिति को देख लें तो फिर उसी के अनुरूप तो एक्ट आएगा। 1857 के विद्रोह के समय की परिस्थितियां क्या है, तभी तो उसके अनुरूप एक्ट आएगा। परिस्थितियां क्या है? नंबर 1, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ये कह चुकी है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में तब तक शासन कर सकती है जब तक ब्रिटिश संसद चाहे। मतलब वो किसी मौके की तलाश में है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि ये ब्रिटेन था, ये ब्रिटेन था और ब्रिटेन की राष्ट्राध्यक्ष महारानी थी। तो यहां पर मैंने लिख दिया राष्ट्राध्यक्ष, और राष्ट्राध्यक्ष हो गई ब्रिटिश महारानी। हेड ऑफ द स्टेट जो है ब्रिटिश महारानी हो गई। और दूसरी तरफ जो है ब्रिटेन के अंदर की एक कंपनी है जिसका नाम है EIC। और EIC को कौन संभालते थे? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स संभालते थे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स संभालते थे वो भारत में किसको भेजते थे ताकि शासन व्यवस्था को संभाल सके? तो जाएगा भारत का गवर्नर जनरल एवं उसकी काउंसिल। और उस समय तक भारत में नाम मात्र का दिल्ली में मुगल बादशाह भी बैठता था। नाम मात्र का भारत में मुगल बादशाह भी होता था, मुगल एम्पायर भी था। अब आप यहां पर देखिए कि ब्रिटेन के अंदर रियल पावर किसके पास में थी? तो ब्रिटेन में सबसे शक्तिशाली थी ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ब्रिटिश संसद से ही बनती थी ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश संसद में जिसका बहुमत होगा वो होगी, उसकी सरकार होगी। लेकिन आपसे पूछे कि दुनिया में सबसे पावरफुल पार्लियामेंट आज भी कौन है? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सबसे पहली बार EIC को कंट्रोल करने के लिए 1773 का रेगुलेटरी एक्ट पास किया था। और फिर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा स्थापना की गई थी
बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंट्रोल करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। इस शासन को हम कहते हैं द्वैध शासन। ये मैंने 1857 के विद्रोह की स्थिति को आपको समझाया है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के अंदर लंदन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बैठते थे और उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो इसको कंट्रोल करता था और भारत में इनका सबसे बड़ा अधिकारी जो था उसका नाम था भारत का गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल। अब मुद्दा है आपके दिमाग में कि सर 1857 के विद्रोह के बाद जो एक्ट पास होगा उसी एक्ट को हम कहते हैं 1858 का अधिनियम, द एक्ट ऑफ 1858। उसी को हम क्या कहते हैं? 1858 का अधिनियम कहते हैं, 1858 का एक्ट कहते हैं। अब इस एक्ट में जो पॉइंट्स हम पढ़ेंगे वो पॉइंट्स क्या होंगे? पहला, 1858 के अधिनियम का पहला बिंदु क्या होगा कि 1857 का विद्रोह हो चुका है। उस विद्रोह के साथ ही पहला पॉइंट होगा कि कंपनी को मौका मिल गया, सॉरी ब्रिटिश संसद को मौका मिल गया और भारत में EIC के शासन की समाप्ति, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई। मतलब किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया? तो उत्तर होगा 1858 के अधिनियम के द्वारा। अब आप सोचिए, जब EIC खत्म हो गई, जब EIC की समाप्ति हो गई तो जाहिर सी बात है बोर्ड, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हम दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे? दूसरा पॉइंट होगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया। मतलब ये दोनों भी समाप्त हो गए, ये दोनों भी समाप्त हो गए। इसी बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, जब ये दोनों समाप्त हो गए तो किसका अंत हो गया? तो तीसरा पॉइंट या इसी के साथ जोड़ देंगे, इसी के साथ द्वैध शासन की समाप्ति हो गई, एंड ऑफ ड्यूअल रूल। द्वैध शासन की भी क्या हो गई? समाप्ति हो गई। एंड ऑफ ड्यूअल रूल, द्वैध शासन की भी समाप्ति हो गई। अब उसके आगे हम बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट जो है 1, 2, तीसरा क्या होगा? भारत में अभी तक नाम मात्र का मुगल बादशाह बना हुआ था और बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। इस एक्ट के द्वारा भारत में मुगलों की सत्ता को भी समाप्त कर दिया गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट होगा। तीसरा, मुगल सत्ता की समाप्ति, इसी एक्ट के द्वारा मुगल सत्ता को भी समाप्त कर दिया गया, एंड ऑफ मुगल एम्पायर। और चौथा बिंदु होगा, जब भारत में मुगल सत्ता की भी समाप्ति हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति होगी तो फिर भारत पर राज कौन करेगा? तो हम इसका बिंदु होगा भारत पर सीधा ब्रिटिश राज स्टैब्लिश हो गया, भारत पर सीधा ब्रिटिश राज स्थापित हो गया। ये बिंदु आपको यहां पर ध्यान में रखना है। तो भारत पर सीधा ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश हो गया। फिर जब ब्रिटिश और ब्रिटेन के अंदर सत्ता की हेड कौन है? तो ब्रिटिश महारानी, मतलब ब्रिटिश महारानी सीधा भारत को कंट्रोल करेगी। तो भारत किस साम्राज्य का अंश बन गया? ब्रिटिश साम्राज्य में ब्रिटिश महारानी के साम्राज्य का अंश बन गया। एक बिंदु और, भारत पर सीधा ब्रिटिश राज स्थापित हो गया। और उसके बाद पांचवा बिंदु होगा ब्रिटिश महारानी, मतलब रॉयल फैमिली, और उस रॉयल फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव होगा भारत का गवर्नर जनरल। तो नाम हो जाएगा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर कर दिया गया भारत का वाइसरॉय। नाम क्या कर दिया गया उसका? भारत का वाइसरॉय उसका नाम कर दिया गया। और भारत का पहला देखो, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, और उसी लॉर्ड कैनिंग को भारत का वाइसरॉय बना दिया जाएगा। इसलिए भारत का प्रथम वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो ये बिंदु भी आप इसमें समझने का प्रयास करना।
और फिर जैसे यहां पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी खत्म हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो फिर भारत को संभालेगा कौन? तो भारत को संभालने के लिए यहां पर एक नया पद बनाया गया कि लंदन में एक नया पद होगा, उस नए पद को नाम दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। उसी को हम कहते हैं हिंदी में भारत सचिव के पद की स्थापना की गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नामक पद बनाया गया। भारत सचिव उस समय भारत संबंधी मामलों का सबसे बड़ा अधिकारी था, मतलब वायसरॉय से बड़ा था, जो कहां बैठता था? भारत के अंदर, भारत का सचिव। और भारत सचिव को वेतन भत्ते भी कहां से मिलते थे? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ठीक है, इस भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना कर दी गई, जो विभिन्न मामलों पर भारत सचिव को सलाह देती थी, एडवाइस देती थी। उसकी भी स्थापना यहां पर कर दी गई। तो ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और मैं आपके पास, क्योंकि मैंने पहले बता दिया आपको, आज तो सिर्फ मैंने इसका एनालिसिस किया था, मैं आपसे क्वेश्चन एक छोड़ रहा हूं और आपके पास है, पहला भारत सचिव कौन था? Who was the first Indian secretary in London for India? कौन था? और भारत सचिव को वेतन भत्ते कहां से मिलते थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, ये आज मैंने आपको जो है एक एनालिसिस किया था, 1757 से 1858 का। और 1858 के एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? द बेटर गवर्नमेंट फॉर इंडिया एक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो आज हमने किया 1757 से लेकर 1858 तक। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें 1858 के आगे का विश्लेषण हम करने का पूरा प्रयास करेंगे, जिसमें 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909, 1919, 1935, तो 2 पार्ट में हम इस पार्ट को करके और एक ऐसा रिवीजन करेंगे जिसमें आपके आधुनिक भारत के इतिहास का भी पार्ट कवर हो जाएगा और आपका पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो आज इतना ही आधुनिक भारत के इतिहास में। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।